पार्ट वन में अपन ने बात की थी सरकार के तीन अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, जिसमें व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य कानूनों का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम है कानूनों को लागू करना और उसके साथ साथ प्रशासन चलाना, ये कार्य कार्यपालिका का रहेगा। न्यायपालिका का काम है न्याय करना और इसके साथ साथ संविधान की रक्षा करने का दायित्व संविधान के रक्षक के रूप में भी संविधान में न्यायपालिका को दायित्व दिया गया है। तो इस तरह से सरकार के तीनों अंगों में अपने अपने कार्यों का विभाजन कर दिया गया है। अब दुनिया में जिस तरह से संसदीय शासन प्रणाली अपने देश में अपनाई गई, क्योंकि जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय दो तरह की शासन व्यवस्थाएं चल रही थी, एक संसदीय शासन प्रणाली और दूसरी थी अध्यक्षात्मक। एक में संसदात्मक और दूसरी अध्यक्षात्मक। अब चूंकि 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम और 1935 के अधिनियम के माध्यम से हम संसदीय शासन प्रणाली को जान चुके थे, समझ चुके थे और इसीलिए अपने आप संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया तो अपने देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया और संसदीय शासन प्रणाली के साथ ही इस तरह की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इनका अपने अपने कहा गया। तो अब आगे पर देखते हैं कि किस तरह से कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका उनके कार्य दायित्वों को और उनके योग देखते हैं। तो सबसे पहले जब संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली की पहली विशेषता होती है कि इसमें कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। पहली है वो आपके नाम मात्र या जिसको संवैधानिक, नाम मात्र या जिसको कहते हैं संवैधानिक कार्यपालिका। नाममात्र या संवैधानिक कार्यपालिका वो आपके अपने देश में राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति है। इंग्लैंड में सम्राट, अभी वर्तमान में महारानी, जिस तरह से वो है, तो नाममात्र और राष्ट्रपति। और दूसरी जो कार्यपालिका है वो कहलाती है वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका, ये वास्तविक कार्यपालिका मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री, ये आपके वास्तविक कार्यपालिका। तो हमारे यहाँ नाममात्र संविधान ने सारी शक्तियां राष्ट्रपति को दी है, लेकिन राष्ट्रपति शक्तियों का प्रयोग और उपभोग नहीं कर सकता, इसीलिए नाममात्र कहा गया है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख है, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख है, जबकि प्रधानमंत्री शासन का प्रमुख है। शासन का जो दायित्व है वह प्रधानमंत्री के पास है और उसका दायित्व भी है और जवाबदेहिता भी प्रधानमंत्री पर रहेगी। तो संसदीय शासन प्रणाली की पहली विशेषता है कि इसमें कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक नाममात्र की और दूसरा है वास्तविक। राष्ट्रपति जो है अपने आप में चुनाव जो है अलग तरीके से अप्रत्यक्ष निर्वाचन से आना है अपने आप में। जहां अध्यक्षात्मक की बात कर रहे थे, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो अमेरिका में है, वहां पर उस शासन प्रणाली में कार्यपालिका दो प्रकार की न होकर के एक ही प्रकार की होती है। इस यहाँ पर कार्यपालिका अपने आप में दो प्रकार, ये इसकी पहली विशेषता। दूसरी विशेषता इसमें रहती है संसदीय में कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका में आपस में घनिष्ठ संबंध रहता है। अब भारत में जहाँ व्यवस्थापिका से हमारा तात्पर्य है, व्यवस्थापिका पर कहते हैं, यहाँ कहते हैं संसद को, और संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलाकर के संसद कहलाती है। लोकसभा में वर्तमान में 545 सदस्य और राज्यसभा में 245, ये सारे सदस्य संसद सदस्य कहलाता है। तो ये प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद ये पूरा का पूरा संसद से आता है।
प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, जो कि हमने बात की कि संसदीय शासन की दूसरी विशेषता कि इसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है। तो ये पूरी वास्तविक कार्यपालिका जो है एक तरह से देखा जाए तो व्यवस्थापिका से आ रही है, संसद से आ रही है, और उत्तरदायी जो है वो लोकसभा के प्रति रहेगी। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। जब तक लोकसभा में विश्वास रहेगा तब तक प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद अपने पद पर रहेंगे। विश्वास का मतलब बहुमत, और बहुमत का मतलब 273 से ऊपर सांसद जब तक प्रधानमंत्री के साथ रहेंगे बहुमत उसके साथ रहेगा। तो प्रधानमंत्री को आएंगे संसद से। इसमें एक चीज है, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद में लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदस्यों को बनाया जाता है, लेकिन इन दोनों में से नहीं है। बाहर से किसी व्यक्ति को अगर सदस्य को मंत्री परिषद में लिया जाता है तो उसको 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बनना होगा, चाहे वो लोकसभा का बने चाहे राज्यसभा का बने, दोनों में से अपने आप। और इस तरह से लेकिन कार्यपालिका व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध रखा है, न्यायपालिका को अलग रखा है ताकि वह निष्पक्ष और स्वतंत्र बनी रहे। न्यायपालिका राष्ट्रीय स्तर पर जो अपने आप में सर्वोच्च न्यायालय या जिसको उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है, न्यायपालिका व्यवस्था में अपने यहाँ एकीकृत न्यायपालिक व्यवस्था है। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है, राज्य स्तर पर नीचे आगे उच्च न्यायालय, और इस तरह से जिला न्यायालय ये अपने आप में चलती है। तो यहाँ सर्वोच्च न्यायालय तो सरकार के 3 अंगों में अपने अपने कार्यों का जो विभाजन कर दिया गया है, तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका सरकार में, और संसदीय शासन जो कि अपने यहाँ अपनाया गया भारत में। तो इसलिए हमने बात की कि कार्यपालिका 2 प्रकार की, पहली होती है नाम मात्र या संवैधानिक कार्यपालिका, वो है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख है। दूसरा वास्तविक कार्यपालिका, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री शासन का प्रमुख है। और ये सही जब मैं बात की संसदीय शासन प्रणाली की दूसरी विशेषता, इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध रहता है, यानी कि पूरी की पूरी ये कार्यपालिका आती व्यवस्थापिका यानी संसद से है, और उत्तरदायी किसके प्रति? लोकसभा के प्रति है। जब तक लोकसभा में विश्वास रहेगा, विश्वास का मतलब बहुमत रहेगा, बहुमत का मतलब 273 से ऊपर सांसद जब तक प्रधानमंत्री के साथ है वो अपने पद पर बने रहेंगे, और जिस दिन विश्वास खो देंगे उस दिन उनको त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो इसके अलावा ये भी व्यवस्थाएं मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा दोनों में किसी के भी सदस्य, अगर कोई सदस्य नहीं है और उनको मंत्री बना दिया जाता है तो 6 माह के अंदर अंदर उसको संसद का सदस्य बनना होगा। और न्यायपालिका को कार्यपालिका व्यवस्थापिका से अलग रखा गया है ताकि शक्तियों का पृथक्करण भी है और शक्तियों का एक तरह से ना ये दोनों आपस में। तो कार्यपालिका तो ये सरकार के अपने संसदीय व्यवस्था में तीनों के अलग अलग अंगों की व्यवस्था